नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है 10th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए, इसमें जो वीडियो का हमारा जो क्लास है क्लास जो है 3 करेंगे आज हम क्लास 3। इससे पहले जो है हमने 2 क्लास ऑलरेडी डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपका 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, लगभग लगभग क्या पूरे 6 मार्क्स में ही आपको ये आता है क्वेश्चन अगर आएगा तो। हालांकि चांस पूरे पूरे हैं इसी क्वेश्चन के आने के, क्योंकि हमारे जो इस वीडियो में जो पिछली जो 2 वीडियो हमने जो क्वेश्चन कराए हैं उनमें उनमें भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो लगभग लगातार आते हैं पेपरों में। ठीक है ना, और ये वाला क्वेश्चन भी उन्हीं में से एक है। तो देख कहा क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात करो। क्वेश्चन ने बस इतनी सी बात कही है। कहा क्या है, एक छोटी संख्या है एक बड़ी संख्या है, दोनों का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, उनका जो अंतर दे रखा है वो 180 दे रखा है। ठीक है, और जो छोटी संख्या है उसका छोटी है सॉरी हाँ छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं पूछी हैं, देख लो। मान लेते हैं यहाँ पर, माना बड़ी संख्या जो है हमारी वो x है और छोटी संख्या जो हमारी y है। अब प्रश्न अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, ठीक है, कितना है तो 180 है। ठीक, और जो छोटी संख्या है उसका जो वर्ग है यानी y का वर्ग 8 गुना है किसका तो x का। ये समीकरण हो जाएगी 1, ये समीकरण हो जाएगी 2। क्या लिखेंगे, y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर, ठीक है। देखो रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह कितना रख देंगे, वाई स्क्वायर की जगह रख देंगे 8x इजिकल टू 80। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 108। ठीक है, अब देखो इसके बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, इसके फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए कितना 180 यानी 180, और जोड़कर घटाकर हमें लाना है माइनस के 8। तो देखो इसको करेंगे कैसे, हालांकि मुझे तो डायरेक्ट पता है कि आप करोगे 10 धाम 100 यानी 8, यहाँ पर देखोगे तो 18 धाम कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो देख लो, तो यानी हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, हमें लाना है तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 10, ठीक है 10 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है 10 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। ठीक है, 18 एक्स माइनस 180 बराबर 0। देखो इसके अंदर गुना करेंगे ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड, माइनस के लाने हैं ना, ठीक है माइनस के लाने हैं तो इसको ऐसा करना पड़ेगा, यानी 18 माइनस 10। ठीक है, ये माइनस का लाने के लिए, क्योंकि माइनस के 8 है माइनस के 8x है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आएगा और ये माइनस ये प्लस के 10 आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 8x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस के, ठीक है क्लियर है इतना। देखो फैक्टर करने अगर नहीं आते तो अब यहाँ से कर सकते हो कि 180 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, फिर किससे करेंगे तो 3 से कर लेंगे, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 5 दूनी आप कर सकते हो 10, और ये कितना हो जाएगा 9, और 9 दूनी हो जाएगा 18, यानी 10 गुना 18 बराबर हो जाएगा 180। अब जो कि हमें प्लस या माइनस करके लाना है 8। ठीक है, तो सॉरी 18, क्योंकि 9 दूनी 18। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो देखो यहाँ पर माइनस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके तो आ गया माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 माइनस के। तो इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, फैक्टर करने के लिए आप इस गुणनखंड विधि का भी सहारा ले सकते हैं।
देखो ये संख्या है हमारी, यहाँ पर देखोगे तो कितना कॉमन आ रहा है, x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 आया। ठीक है, यहाँ से भी कितना कॉमन है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो 10 कॉमन है, तो यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, प्लस के 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 18 इजिकल टू 0। दोनों में सेम ये चीज कॉमन है, ये वाला पार्ट पूरा एक होता है और ये वाला पार्ट पूरा एक है, तो इस पूरे में से क्या कॉमन है, x माइनस 18 यहाँ से कॉमन है, और अंदर कितना बचेगा, x प्लस 10 इजिकल टू 0। देखो दोनों को बराबर बराबर रख लेंगे 0 के, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, प्लस के 8। अब x बराबर 0, ठीक है, यहाँ पर x से कितना माना जाएगा, माइनस के 10। आप एक बात बताओ, ये संख्या जो x थी, ये छोटी संख्या मानी कि बड़ी संख्या, तो आप कहोगे कि हमने बड़ी संख्या मानी, और बड़ी संख्या कभी भी माइनस की होगी क्या, जब दो संख्याओं का अंतर करेंगे उनमें से बड़ी संख्या कभी माइनस की आएगी, जैसे एक संख्या 10 है, एक संख्या 8 है, तो बड़ी संख्या तो ये है क्योंकि बड़ी में से हमें छोटी घटती है, तो कितना आएगा यहाँ पर 2, ये भी प्लस का आया है। ठीक है, इसी तरह 18 लोगे और यहाँ पर क्या लोगे 10, तो बड़ी संख्या तो ये है, तो कितना आ जाएगा 8। यानी अगर आप अंतर करोगे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का, तो आपको जो संख्या मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, पॉजिटिव यानी प्लस की मिलेगी। अब यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशन बनी है, एक्स के दो मान आए हैं, डिपेंड हम करेगा कि कौन सा लेंगे। तो देखो बड़ी संख्या का जो मान आया है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एक्स का मान ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर कितना लेंगे 18। समझ गए होंगे, इसलिए क्या लेंगे, x बराबर 18। अब देखो हमसे पूछा था वे दोनों संख्याएं बताइए, तो पहली संख्या तो हमारी निकल गई 18, यानी हम क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी 18। छोटी संख्या क्या है y, तो y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, y का मान कहाँ से निकालेंगे, देखो y बराबर जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, y बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर 8 गुना है किसका, x का, तो हम क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या सॉरी छोटी संख्या क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लो, समीकरण 2 में x का मान रख लो, तो समीकरण 2 कौन सी है हमारी, ठीक है 18, 18 निम्मा कितना होता है, 18 18 कितना होता है 144, ये हो गया हमारा कितना 144। दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा और इसका हो जाएगा ये, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12। बात समझ गए, तो छोटी संख्या हमारी कौन सी आ गई 12, और बड़ी संख्या हमारी कौन सी आ गई 18। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि ये भी लगभग आपका 2 या 3 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, बहुविकल्प में आया तो 1 मार्क का, और अगर लिखने के लिए करने के लिए आया सब्जेक्टिव में, तो ये आपका कम से कम 2 से 3 मार्क दे देगा। ठीक हो, देखो ठीक है, दिए गए चित्र त्रिभुज ए बी सी के आधार BC, तो जो आपको त्रिभुज दिया गया है ABC, इसका जो आधार है वो BC है, तो BC क्या है, आधार के समांतर रेखाखंड, मतलब इसके समांतर जो रेखा यानी पैरेलल रेखा, देखो समांतर रेखा ये होती है इस तरह से, जो आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो इसके समांतर तो ये रेखा है। तो कहा है दिए गए त्रिभुज
ए बी सी में सम आधार बी सी के समांतर रेखा पी क्यू। ठीक है, पी क्यू के रेखाखंड है ये, एक पी क्यू खींचा गया है, यानी ये वाला रेखाखंड क्या है, खींचा गया है, यदि पी क्यू अनुपात बी सी 1:3 हो। यानी समझो ध्यान से, जो बी सी है, बी सी का जो अनुपात है किसके साथ, पी क्यू के साथ, यानी पी क्यू के साथ वो कितना है, तो 1:3 है। क्लियर। तो कहा है कि ए पी और बी पी पी बी का अनुपात क्या होगा, मतलब किस किस का अनुपात पूछा है, ए पी का पूछा है, यानी ए पी का पूछा है पी क्यू के साथ। बात समझ गए, ठीक है ना, पी बी के साथ पूछा है। ठीक है, समांतर रेखा ऐसे भी हो सकती हैं और ऐसे भी हो सकती हैं, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये होती हैं समांतर रेखाएं। ठीक, ऐसे भी हो सकती हैं समांतर रेखाएं। क्लियर है। लेकिन अगर हल्की सी ऐसे तिरछी हुई ये रेखा तो अब नहीं होगी समांतर। क्यों, क्योंकि इसको और लंबी खींचेंगे और इसको और लंबी खींचेंगे तो ये काटती। ठीक है ना, इसलिए समांतर रेखा नहीं होगी। अब आप इस चीज को देख सकते हो कि जो हमें दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है पी क्यू बटे बी सी, कितना दिया हुआ है, 1/3। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 1/3। अब तो कौन कौन सी रेखा समांतर है, तो पी क्यू समांतर है भाई, दिया है क्या, समांतर है, यानी पी क्यू समांतर रेखाएं हैं किसके, किसके समांतर है, बी सी के। तो बी सी के, बी सी के ये समांतर रेखाएं जो है। ठीक है, समझ गए। दोबारा से चाहे तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो। एक त्रिभुज दे रखा है बी सी, सॉरी ए बी सी, ठीक है, उसमें जो आधार दे रखा है वो बी सी दे रखा है, आधार बी सी है, इसके समांतर एक रेखाखंड है जो कि क्या है, पी क्यू, और इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1:3। क्या कर रहा है वो उसका यार। ठीक है, देखो, तो इसी तरह हमने क्या कर दिया, दिया है हमें पी क्यू अपॉन बी सी बराबर 1/3, और हमें पता है कि ये रेखा कौन सी है, पी क्यू है, तो ये समांतर किसके है, तो बी सी के ये समांतर है। अब देखो, अगर आप देखोगे इसके द्वारा जो बनाए गए कोण है ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, और ये वाला जो कोण है आप देखोगे दोनों ट्रायंगल, यानी अगर मैं ट्रायंगल करूं ए बी सी तो भी हमें कोण ए मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं ट्रायंगल देखूं ए पी क्यू, मतलब ये वाला ट्रायंगल देखूं तो भी मुझे ए दिखेगा कोण, और ये वाला ट्रायंगल देखूंगा पूरा तो भी मुझे ए कोण दिखेगा। यानी दोनों कोणों में, यानी दोनों त्रिभुज में जो कोण ए है वो क्या है, समांतर, यानी समान है। ठीक है, क्या है, समान है। तो मैं कहूंगा कि कोण ए दोनों दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, यानी हम कहेंगे ए बी सॉरी ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू, ठीक है, बराबर होगा कोण ए बी सी के, यानी बी के। ठीक है, कोण ए बी सी के। क्लियर है। इसी तरह ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ए क्यू पी, यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण कोण ए क्यू पी, ये वाला कोण बराबर होगा किसके, इस वाले के, यानी ए सी बी के, कोण ए सी बी के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो, जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण या फिर दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वो आपस में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम कहेंगे जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू वो समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। बात समझ गए होंगे।
ठीक है, क्लियर है इतना। देखो संगत भुजाएं जो होती है, यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है किसके, जब त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। क्लियर है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है जब त्रिभुज समरूप होते हैं। क्लियर है इतना। तो देखो त्रिभुज ये दोनों समरूप हैं, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो बराबर होगा। देखो अब ज्यादा बड़ा नहीं रहा क्वेश्चन, लगभग हो गया है। तो देखो इसकी संगत भुजा कौन सी है, तो इसकी यहां से लेकर यहां तक की संगत भुजा क्या है, यानी मैं लिख रहा हूं ए, ठीक है, ए पी, इसका अनुपात, इसकी संगत भुजा कौन सी है, पी बी, पी सॉरी पी बी नहीं है, ए बी है। ठीक है, ए बी, इसकी संगत भुजा, इसका अनुपात, और इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, पी क्यू, और इसकी संगत भुजा हो जाएगी बी सी, बी सी। इनका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। और देखोगे तो पी क्यू और बी सी, पी क्यू और बी सी, पी क्यू अपॉन बी सी का मान हमें कितना दे रखा है, 1/3। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं 1/3 इसका मान। ठीक है, इसका मान दे रखा है 1/3। ठीक, अब देखोगे ये हो जाएगा हमारा ए अपॉन ए पी, जो हमारा ए बी है, ए बी तो यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन इसको मैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी तो बोल सकता हूँ, है कि नहीं। तो यानी मैं ए बी को पूरा क्या लिख सकता हूँ, ए पी, और प्लस कर दूंगा पी बी, लिख सकता हूँ, और ये 1/3। सही है। अब देखो इसकी गुना इधर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3AP, 3AP, और इसकी गुना इधर करें तो हो जाए कितना, AP प्लस PB। क्लियर है। देखो AP और AP इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2AP, 2AP, और ये बराबर हो जाएगा PB। ठीक है, अनुपात किस किस का पूछा है हमसे, अनुपात पूछा है AP का PB से। तो AP का, AP इधर ही रहेगा, फिर ऊपर इसी को रखना है। ठीक है, और इसको कहाँ ले आएंगे, नीचे, यहाँ बचेगा 1 और ये चला जाएगा इसके नीचे। तो यानी इनका जो अनुपात आया बराबर 1/2 आया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। बात समझ गए होंगे, ये तो कुछ ज्यादा ही समान बन गया। ठीक है, देखो समबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं। ठीक है, उसने कहा कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी और सी। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 2a, यानी कोई भी भुजा ले लो, कौन कितनी है, 2a, क्योंकि इसकी भुजा सारी क्या होंगी आपस में, तो इसकी भुजा सारी आपस में होंगी समान। ठीक है, कोई भी भुजा आप ले सकते हो, उसने कहा है कि इसकी कोई भी संभव त्रिभुज की भुजाएं 2a, उसके शीर्ष अभिलंब की लंबाई क्या होगी। देखो शीर्ष होता है ये, और इस पर से डाले गए लंब की लंबाई पूछा है। ठीक है, इस पर से डाले गए लंब की लंबाई पूछा है। आपको ये पता होगा समबाहु त्रिभुज में सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। सभी कोण क्या होते हैं, बराबर। और ये सारे कोण जब बराबर हैं तो एक ही कंडीशन होती है कि सारे कोण कितने डिग्री के होने चाहिए, 60-60 डिग्री के, यानी 60-60 डिग्री के ये होने चाहिए। और ये सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो हम कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई आपस में बराबर होती है। यानी किसी भी लंब की लंबाई अगर हम नापते हैं तो वो बराबर होती है, प्रत्येक शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई बराबर होती है।
ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे डालेंगे, यहाँ से यहाँ पे डालेंगे, तो कहीं से किसी भी शीर्ष से आप डाल सकते हैं, लंब की लंबाई आपस में बराबर होगी। ठीक है ना, तो मैं इस वाले को निकाल रहा हूँ, वो सारी क्या हो जाएंगी, वही हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ हल में कि प्रत्येक ठीक है, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समबाहु त्रिभुज में सभी सभी शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है। आप करते हैं अपना क्वेश्चन शुरू। ठीक है, तो त्रिभुज है यानी सभी भुजा क्या है, समान, तो हम लिखेंगे ए बी, यानी ए बी बराबर होगा बी सी, बी सी और बराबर होगा सी ए के। और ये तीनों किसके बराबर होंगे, तो ये 2a है, मतलब ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है, सभी किसके बराबर हैं, सारे के सारे 2a के ही ये जो है बराबर हैं। फिर क्या कहा है, चलो फिर देखो फिर कहा है, अच्छा समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं तो आपस में क्या होंगी, बराबर, लेकिन सारे कोण भी तो बराबर होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए एंगल ए बराबर होगा एंगल बी और बराबर होगा एंगल सी के, एंगल सी के, और एंगल कितने होंगे, ये 60 डिग्री। प्रति जो भी समबाहु त्रिभुज होते हैं उनकी सभी जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और एक कोण जो होता है वो कितना होता है, 60, तो इसीलिए सारे कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के। ठीक है, और 60 60 आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज हो अगर उसके तीनों कोणों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, वो 180। ठीक है, एक ही कंडीशन बनेगी समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये कंडीशन तभी बन सकती है जब सारे कोण आपस में बराबर यानी 60 60 डिग्री के होंगे, अगर एक कोण भी अलग होगा तो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे कि सारे कोण कितने हैं, 60 60 के, समझ गए, यानी ये वाला कोण भी 60 का, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, अब हमसे कहा है इस लंब की लंबाई आपको बतानी है, सपोज करो ये मैंने मान लिया डी। ठीक है, अब देखते हैं ये कितना हो गया, इसको मान लिया हमने डी। आप जानते होंगे कि अगर इसको हमने यहाँ पर डी मान लिया तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, और राइट एंगल ट्रायंगल में इसके जो सामने वाला होता है वो होता है कर्ण, और नीचे वाला होता है बेस, और ये वाला होता है लंब, और ये लंब हमसे पूछा है। ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं लिखूं लंब यानी सॉरी कर्ण कर्ण, हाँ ठीक है, लंब बटे आधार यानी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस में होता है, लंब बटे आधार साइन होता है कि नहीं, लंब बटे आधार होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री कह रहा हूँ, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा बहुत जानते हो तो लंब बटे कर्ण जो होता है हमारा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है प्रत्येक में, 60, समझ गए, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह कितना लेंगे, 60 60 डिग्री, तो साइन थीटा 60 डिग्री है, और ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब कितना है, एडी है, लंब है हमारा कितना, ए डी। ठीक है, और कर्ण कितना है हमारा, 2a है, जो कर्ण है हमारा वो कितना है, 2a है। ठीक है, सोल्व करेंगे, साइन साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और ये किसके बराबर है, a d/2a, इससे ये खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a√3 बराबर AD, बराबर AD।
ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इस क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी आपका लगभग 2 से 3 नहीं 6 मार्क्स में ही पूछा जाता है। ठीक है ना, लगभग 6 या 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा ये। देखो क्वेश्चन ने कहा कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो भैया एक वृत्त बना लो। ठीक है, एक वृत्त बना और इसका क्या बनाना है, एक वृत्त का व्यास बनाना है। मतलब यहां से लेकर कोई पॉइंट है और यहां तक है जो कि वो ए है और बी है, और इसका ये क्या बनाना है, तो इसका ये हमें बनाना है व्यास। बात समझिए। ठीक है, इसका ये बनाना है हमें व्यास और इसका देखो ये हमारा क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, कहा है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है तो हमने एक वृत्त बनाया, ए बी उसका व्यास बना दिया। ठीक है, जिसका केंद्र 2-3 है। इसका जो केंद्र है यानी ये जो केंद्र है ये कितना है, तो ये 2 है और -3 है। समझ गए, जो केंद्र के निर्देशांक कितने हैं, 2 है और -3 है। तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1,4 हैं। यानी जो बिंदु बी है इसके जो निर्देशांक है वो कितने हैं, बिंदु बी के हैं तुम्हारे 1,4। बात समझ गए। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे शुरू में ही कहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इसके निर्देशांक हमसे क्या कहा है, पूछा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, केंद्र के निर्देशांक। ठीक है, केंद्र के निर्देशांक। तो केंद्र के निर्देशांक होते हैं एक्स वाई। बात समझ गए, जो केंद्र के निर्देशांक होते हैं यानी ये एक्स है और ये वाई है। बात क्लियर हुई। तो हम कहेंगे एक्स बराबर कितना है 2 और वाई बराबर कितना है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक्स बराबर कितना है, इससे कंपैरिजन करो तो 2 है। ठीक है, और वाई बराबर कितना है, तो वाई बराबर है -3। ये क्या है, निर्देशांक है। ठीक है, किसके, केंद्र के। फिर क्या कहा है, फिर कहा है बिंदु बी के निर्देशांक। ठीक है, तो बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं x1 y1 कोमा। ठीक है, x1 y1, बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, x1 y1। ठीक है, देखो x1 y1, तो यानी x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, तो 1 है। x2 का मान कितना है, सॉरी y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना हो गया आपका, y1 का मान हो गया 4। क्लियर। ठीक है, अब इसका तो मान इतना हो गया, इसका मान इतना हो गया, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या लिखेंगे, बिंदु यानी ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या होंगे, x2 y2, क्योंकि इसके हमने माने x1 y1 तो इसके हो जाएंगे x2 और y2। तो यानी अब हमें पता करना है x2 बराबर क्या है और y2 बराबर क्या है। ठीक है, इसको पता करने के लिए फॉर्मूला होते हैं। देखो x बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। बात समझ गए, इसमें इनके मान रखेंगे। देखो x का कितना मान है, तो x का मान है हमारा 2, x1 का कितना मान है, तो x1 का मान है हमारा 1। ठीक है, x2 का मान तो हमें पता करना ही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x2 बटे 2। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4। ठीक है, 4 1 प्लस x2, ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी x2 बराबर कितना आ गया, x2 बराबर आ गया 3। अब इस वाले फॉर्मूले को लिखेंगे कि y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2 होता है, y का मान कितना है, तो -3 है, बराबर
y1 का मान कितना है, तो y1 का मान कितना है 4 है, 4 प्लस y2 अपॉन 2। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 प्लस 4 y2, इधर आ जाएगा तो ये -2 और किसका मान आ जाएगा, ये y2 का। समझ गए, y2 का मान आ गया। अब एक बात बताओ, बिंदु ए के निर्देशांक पूछा, ए के निर्देशांक मानने क्या थे, ए के निर्देशांक मानने थे हमने x1 सॉरी x2 और y2, तो क्या लिखेंगे, इसलिए ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या होंगे, x2 कोमा y2। ठीक है, देखो x2 का मान कितना आया 3 और y2 का मान कितना आया -2, और ये किसके हैं, तो ए के हैं, आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो ये छोटी सी मिस्टेक है, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 और ये वाला भी हो जाएगा कितना, ठीक है ना, सॉरी इधर जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा आपका -10 और ये भी हो जाएगा आपका -10। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5 है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कहा क्या है, कहा है यदि tan a बराबर है √3, tan b बराबर है 1/√3, तो हमसे पूछा क्या है, tan a प्लस b का मान बताइए। ठीक है, करते हैं सोल्व। ठीक है, देखो tan a बराबर दिया है √3, क्लियर, tan a, इसको पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 का। बात समझ गए, यहाँ पर tan से tan क्या हो जाएगा, tan tan के बराबर होता है, जिस टाइम बराबर का साइन होता है और एंगल, ये तुम्हारा tan जो है tan के बराबर, ये साइन साइन के बराबर होता है ना, तो एंगल एंगल के बराबर हो जाता है। बात समझ गए, तो एंगल एंगल के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है। दूसरा हमसे कहा है क्या, tan b बराबर 1 कितना है, √3। ठीक है, तो tan b बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3, 1/√3 tan 30 का मान होता है, जो कि पता होगा आपको। देखो फिर से tan tan के बराबर, तो एंगल एंगल के बराबर, यानी b बराबर कितना आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है tan, क्या लिख दिया, tan a प्लस b, tan a प्लस b बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे tan, ठीक है, tan a का मान कितना है भाई, a का मान है हमारा 60 और b का मान कितना है, तो 30। सोल्व करेंगे tan 90 और tan 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। समझ गए, tan 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, tan 90 का मान इनफाइनाइट। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, फिलहाल आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही चाहिए।